माई सेल्फ डॉक्टर सुषमा जैन, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं बीएससी पार्ट 3 के पेपर सेकंड के यूनिट 3 का टॉपिक ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट, हिंदी में हम कहेंगे इनोलेट द्वारा कार्बनिक संश्लेषण के बारे में विस्तार से बताऊंगी। इनोलेट द्वारा कार्बनिक संश्लेषण पढ़ने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि मिथिलीन ग्रुप क्या होते हैं। तो मिथिलीन ग्रुप, वो भी एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, तो हम नाम देते हैं रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप। कैसे बनते हैं? मीथेन का फॉर्मूला CH4, इसमें से अगर 2 हाइड्रोजन एटम हम इसमें से बाहर कर दें तो जो ग्रुप हमें प्राप्त होगा वो होगा CH2। हम इसको नाम देते हैं मिथिलीन ग्रुप। अब यदि ये मिथिलीन ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग या 2 प्रबल विद्युत ऋणी समूहों के बीच में उपस्थित हो तो ये बहुत अधिक रिएक्टिव हो जाता है। जैसे अगर 2 प्रबल विद्युत ऋणी समूह हम ले सकते हैं, जैसे कार्बोनिल है, एस्टर है या साइनाइड है, अगर इनके बीच में ये CH2 समूह उपस्थित होता है तो ये बहुत अधिक क्रियाशील होता है और ये इसका जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भी एक्टिव हाइड्रोजन होता है और ये किसी बेस के द्वारा रिप्लेस हो जाता है, हट जाता है इसमें से, और हमें जो एनायन प्राप्त होता है वो एनायन प्राप्त होता है इनोलेट आयन। तो इसमें ये इस वाले यौगिक में जैसे ये 2 CO के बीच में CH2 ग्रुप उपस्थित है, इसलिए हम कहेंगे इसको एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। यहाँ देखिए हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से यहाँ पर एनायन बन गया। एनायन जो है रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड हो जाता है। रेजोनेंस किस प्रकार से होता है कि कार्बन से अधिक ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। इसके पास में ये ऋण चार्ज है ना, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये सेकेंड स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर दूसरा कार्बोनिल ग्रुप भी उपस्थित है, तो यहाँ पर इस बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर ट्रांसफ़र होंगे, क्योंकि कार्बन से अधिक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन चले गए ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन ऋण चार्ज का हो गया और कार्बन प्लस चार्ज बन गया। अब यहाँ पर ये जो ये चूँकि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया, इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी हो गई, तो ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर लेगा इस कार्बन के बीच में, तो इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस कार्बन पर चूँकि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आ गए इन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग फॉर्मेशन में, तो इसके पास में नेगेटिव चार्ज यानी कि इस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। यहाँ देखिए कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ से जो डबल बॉन्ड था वो शिफ्ट होकर इस कार्बन के बीच में आ गया, यानी यहाँ आ गया डबल बॉन्ड और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बन गया है ना। इस तरह से ये तीसरी स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इनोलेट आयन बना है या हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन पर जो कार्बन आयन बना है उसका रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइजेशन हो जाता। तो वे यौगिक जिनमें कि एक्टिव मिथिलीन ग्रुप या सक्रिय मिथिलीन ग्रुप उपस्थित होते हैं उन यौगिकों को हम कहते हैं सक्रिय मिथिलीन समूह वाले यौगिक। एग्जाम्पल के तौर पर इथाइल एस्टोएस्टेट CH3CO CH2 CO C2H5, डाइथाइल मेलोनेट, एथाइल साइनो एसिडेट एंड इथाइल नाइट्रो एसिडेट, ये सारे ही यौगिक एक्टिव मिथिलीन ग्रुप वाले यौगिक हैं, क्योंकि इनमें जो CH2 ग्रुप है 2 इलेक्ट्रो अट्रैक्टिंग ग्रुप के बीच में उपस्थित है। यहाँ देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है CO, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है CO, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, एक CO है और एक साइनाइड है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, इसमें एक तो CO है और दूसरा है नाइट्रो। तो ये सभी यौगिक सक्रिय मिथिलीन समूह वाले यौगिक हैं। इन यौगिकों का उपयोग सिंगल बॉन्ड C के फॉर्मेशन में लाया जाता है और ये सिंगल बॉन्ड C का जो फॉर्मेशन है वो एल्काइलेशन रिएक्शन के द्वारा किया जाता है। किस तरह से एल्काइलेशन रिएक्शन होती है कि जब इथाइल मेलोनेट की अभिक्रिया सोडियम इथॉक्साइड से की जाती है, तो इस सोडियम इथॉक्साइड O-C2H5 ये क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन को एज ए प्रोटॉन के रूप में बाहर निकाल लेता है, तो हमें एक एनायन प्राप्त होता है जिसको हम कहते हैं इनोलेट एनायन। ये इनोलेट एनायन बन गया जो कि रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड हो जाएगा और ये फिर
मेथिल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करके और ये कंपाउंड बनाएगा जिसमें कि CH पर जिस पे कि ऋण चार्ज था वहाँ पर एल्काइल ग्रुप ऐड हो गया। तो इस रिएक्शन को यानी कि इस C और C के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, C सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, C बॉन्ड फॉर्मेशन बन गया। तो इस तरह से हम एल्काइल और यहाँ पे Br माइनस बाहर निकल गया। इस तरह से हम एल्काइलेशन रिएक्शन के द्वारा C सिंगल बॉन्ड C का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन की अम्लता क्या होती है और ये किस तरह से प्रभावित होती है। एक कार्बोनाइल ग्रुप की अगर अल्फा स्थिति पर कोई हाइड्रोजन उपस्थित है तो वो अम्लीय नेचर का होता है और इस हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में त्यागने के बाद जो ऋणायन बनता है वो अनुनाद के द्वारा स्थायित्व को ग्रहण कर लेता है। किस तरह से स्थायित्व को ग्रहण करता है देखते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन से अधिक विद्युत ऋणी है, इसलिए जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और कार्बन पर आंशिक धन चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पर ऋण चार्ज आ जाएगा। अब ये चूंकि पॉजिटिवली चार्ज हो गया, धन चार्ज हो गया, और इसके पास में नेगेटिवली चार्ज वाला कार्बन एटम उपस्थित है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और चूंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट होकर आ गया इसलिए ऑक्सीजन पर ऋण चार्ज आ जाएगा। यानी जो इनोलेट बना है वो इन दोनों संरचनाओं के बीच में अनुनाद करेगा, इनोलेट एनायन, और अनुनाद के द्वारा ही ये स्थायित्व को ग्रहण कर लेता है। अब जो एक कार्बोनाइल समूह युक्त यौगिक है जैसे कि एसीटोन है, इथाइल एसीटेट है, ये काफ़ी दुर्बल अम्ल है क्योंकि इनकी पीके वैल्यू का मान उच्च है। जैसे एसीटोन के लिए जो पीके वैल्यू का मान है 20 और इथाइल एसीटेट के लिए पीके वैल्यू का मान है 25। इनको हम एल्कोक्साइड आयन के द्वारा हम इनोलेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर जब एसीटोन है, एसीटोन के हाइड्रोजन को अगर हम इथॉक्साइड आयन के द्वारा बाहर निकालते हैं तो एनायन बनता है CH2 माइनस COCH3 और साथ में बनता है इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर जो पीके वैल्यू एसीटोन की पीके वैल्यू है वो काफ़ी अधिक है, 20 है, और एथाइल अल्कोहल की पीके वैल्यू है वो एसीटोन की तुलना में कम है, 16 है। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में न होकर बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लग जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर CH2 माइनस COCH3 को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमें इस आयन को प्राप्त ही करना है तो हम एल्कोक्साइड के स्थान पर कोई प्रबल क्षार ले लेते हैं, जैसे कि NH2 ले लेते हैं और NH2 से हम इस हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। तो अगर हम NH2 से इस हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो प्राप्त होता है CH2 माइनस COCH3 और साथ में अमोनिया प्राप्त होती है। यहाँ पर एसीटोन की पीके वैल्यू पता ही है कि 20 है और यहाँ पर जब अमोनिया बनता है तो इसकी पीके वैल्यू 35 है, जो कि काफ़ी अधिक है। तो इसकी तुलना में ये प्रबल अम्ल हो गया, इसलिए इस डायरेक्शन में रिएक्शन हो सकती है और हमें ये वाला एनायन प्राप्त हो जाएगा, CH2 माइनस COCH3 एनायन। इसकी अम्लता को बढ़ाने के लिए हम कई बार क्या करते हैं, जैसे एसीटोन है, एसीटोन में हाइड्रोजन का रिमूवल आसानी से हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें कोई -I इफेक्ट वाला ग्रुप जोड़ देते हैं और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर किया है, यह CH3 COCH3 में से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है और किससे रिप्लेस किया, कोई -I इफेक्ट वाले ग्रुप, यानी कि जो कि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं अपनी ओर। तो ये क्या करेंगे, CH2 यहाँ से हाइड्रोजन को आराम से रिमूवल हो गया और Cl बन गया है और Cl लग गया यहाँ पर। अब ये जब इसमें ग्रुप में लग जाता है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण यहाँ जो हाइड्रोजन है इसका रिमूवल आसान बना देंगे, यानी ये हाइड्रोजन आसानी से बाहर निकल जाएगा। और यदि हम देखते हैं एक और हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया दूसरे क्लोरीन एटम से, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह इसमें लगा दिए हैं, तो इस हाइड्रोजन का जो रिमूवल है वो और भी अधिक आसान हो जाएगा। तो जो अम्लता का गुण है वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर लगातार बढ़ता जाता है, जैसा कि इनके पीके वैल्यू से भी स्पष्ट है। इसकी एसीटोन के लिए पीके वैल्यू 20, इस कंपाउंड के लिए पीके वैल्यू 17 और इसके लिए पीके वैल्यू 15। पीके वैल्यू लगातार कम होता जा रहा है, यानी कि अम्लता लगातार बढ़ती जा रही है। यानी हम कह सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा कार्बन एटम पर अगर कोई -I इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस कीटोन की अम्लता बढ़ती है।
अब यदि ये जो एक्टिव हाइड्रोजन एटम है या मिथिलीन ग्रुप है, ये CH2 पूरा मिथिलीन ग्रुप है, ये कार्बोनाइल ग्रुप के अल्फा पोजीशन पर है। देखिए ये CH2 ग्रुप का ये जो हाइड्रोजन है, इस कार्बोनाइल ग्रुप से के कार्बन, ये वाला कार्बन इसका भी अल्फा पोजीशन पर है और इसका भी अल्फा पोजीशन पर है, यानी दोनों के मध्य में उपस्थित है, दोनों के ही अल्फा पोजीशन पर है। कौन? ये हाइड्रोजन एटम। तो इस हाइड्रोजन एटम का रिमूवल बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर हम किसी एल्कोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो हमें एक एनायन प्राप्त होगा, जिसको हम बोलते हैं इनोलेट एनायन। इनोलेट प्राप्त होगा और साथ में प्राप्त होगा इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर देखिए इसकी पीके वैल्यू का मान है 9 और इसकी पीके वैल्यू का, इथाइल अल्कोहल की पीके वैल्यू का मान है 16, यानी कि रिएक्शन इस डायरेक्शन में आसानी से कंडक्ट होती रहेगी। और ये जो इनोलेट आयन बना है, ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइजेशन को ग्रहण कर लेगा। किस तरह से रेजोनेंस होता है वो भी हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन कार्बन से अधिक विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन ऋण चार्ज हो जाएगा और कार्बन पर धन चार्ज आ जाएगा। इसके पास के कार्बन एटम पर चूंकि ऋण चार्ज है, इसलिए इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और हमें ये वाली स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगी। इसमें फिर इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा, क्योंकि दूसरा कार्बोनाइल ग्रुप भी उपस्थित है। यहाँ पर ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, इसलिए इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस ऑक्सीजन पर और कार्बन हो जाएगा धन विद्युतीय। अब इस कार्बन के पास के जो कार्बन एटम है उस पर पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के कारण इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये इलेक्ट्रोड डिफिशियंट हो जाएगा, यानी कि इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो पॉजिटिव बनने के कारण, इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण ये ऑक्सीजन पर जो ऋण चार्ज है वो इस कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और हमें ये वाली स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि जो इनोलेट आयन बना है एसिटाइल एसीटोन, ये इसमें एसिटाइल एसीटोन के द्वारा जो इनोलेट आयन बना है, ये इनोलेट आयन का रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइजेशन हो जाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि CH2 ग्रुप के अल्फा पोजीशन पर हमेशा कार्बोनाइल ग्रुप ही जुड़ा हुआ हो, उस पर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह भी जुड़ा हो सकता है CH2 या CH3 के अल्फा पोजीशन पर, तो वहाँ से भी रिमूवल हाइड्रोजन का हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये मैंने CH3CN है, CH3CN में ये जो हाइड्रोजन एटम है इसको इथॉक्साइड के द्वारा अगर हम रिमूवल करना चाहें तो कर सकते हैं और हमें ये जो एनायन प्राप्त हो जाएगा CH2C ट्रिपल बॉन्ड N और CH2CN माइनस, ये रेजोनेंस के द्वारा थोड़ा स्टेबलाइज भी हो रहा है और साथ में इथाइल अल्कोहल बनेगा जिसकी पीके वैल्यू 16। अब चूंकि इस रिएक्शन में जो इथाइल अल्कोहल बन रहा है उसकी पीके वैल्यू का मान CH3CN की पीके वैल्यू के मान से काफ़ी कम है, इसलिए इस डायरेक्शन में रिएक्शन आसानी से नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं कि जो मिथाइल साइनाइड है उसके एक हाइड्रोजन एटम को अगर हम एक और साइनाइड के द्वारा रिप्लेस कर दें, यानी कि प्रतिस्थापित कर दें, 2 साइनाइड ग्रुप आ जाए, तो इस CH3CN की तुलना में जो डाइसाइनो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ जाएगी। और भी अगर हम एक हाइड्रोजन को और भी अधिक हम तीसरे साइनो ग्रुप के द्वारा हम रिप्लेस कर दें, विस्थापित कर दें, तो यहाँ पर ट्राइसाइनो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा और इसकी अम्लीयता बहुत अधिक बढ़ जाएगी। यानी कि अगर हम मिथाइल साइनाइड में साइनाइड ग्रुप को ऐड करते जाएं, हाइड्रोजन को हटाते जाएं, यानी कि हाइड्रोजन को साइनो ग्रुप के द्वारा रिप्लेस करते जाएं, तो अम्लीयता में लगातार वृद्धि होती जाती है। तो इन सभी कंसेप्ट को ध्यान में रखकर जो डाइथाइल मेलोनेट है और एथिल एस्ट्रेट है, जिनमें कि जो CH2 ग्रुप है 2 कार्बोनाइल ग्रुप के मध्य में है, तो उसमें जो हाइड्रोजन एटम है जो कि दोनों कार्बोनाइल ग्रुप के अल्फा कार्बन एटम पर प्रेजेंट है, CH2 ग्रुप का हाइड्रोजन एटम, वो हाइड्रोजन एटम को हम आराम से किसी बेस के द्वारा हम बाहर निकाल सकते हैं और हम उसका एनायन बना सकते हैं। साथ में हमें इथाइल अल्कोहल प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए इथाइल अल्कोहल की पीके वैल्यू 16 और इसकी पीके वैल्यू 13, क्योंकि यहाँ पर ये जो CH2 है वो 2 कार्बोनाइल ग्रुप के अल्फा पोजीशन पर है, यानी कि CH2 ग्रुप का जो हाइड्रोजन एटम है उसको हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं और इस डायरेक्शन में रिएक्शन आसानी से हो सकती है और हमें डाइथाइल मेलोनेट का जो एनायन प्राप्त हो जाएगा।
इसी प्रकार स्टोएस्टिक एस्टर में से भी ये जो CH2 है 2 कार्बोनाइल ग्रुप के मध्य में है, तो ये CH2 ग्रुप जो कि 2 कार्बोनाइल ग्रुप के अल्फा कार्बन एटम पर प्रेजेंट है, तो इस CH2 का जो हाइड्रोजन है वो अम्लीय नेचर का है और इसको हम C2H5O- के द्वारा आसानी से बाहर निकाल कर इसका भी इनोलेट हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में हमें प्राप्त होगा इथाइल अल्कोहल जिसकी पीके वैल्यू 16 है। इथाइल एस्टर एस्टेट की पीके वैल्यू है 11। इसको एस्टोएस्टिक एस्टर भी कहते हैं। और हम इस डायरेक्शन में रिएक्शन करके इनोलेट आयन इथाइल एस्टेट का इनोलेट आयन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम डाइथाइल मेलोनेट और इथाइल एस्टेट के इनोलेट आयन को प्राप्त करके कई सारे कार्बनिक यौगिकों को सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब इसमें से सबसे पहला मेंबर है वो है मेलोनिक एस्टर, ये डाइथाइल मेलोनेट। इसका स्ट्रक्चर है CH2 COO-C2H5 COO-C2H5। ये बना कैसे? मेलोनिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है CH2 COOH COH। इसमें से अगर हम 2 हाइड्रोजन एटम को एथिल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा मेलोनिक एस्टर। इसके बनाने की विधि हम इसको किस तरह से बना सकते हैं? बनाने के लिए हम एसिटिक एसिड लेते हैं, एसिटिक एसिड का क्लोरीनेशन कर देते हैं जिससे क्लोरो एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। फिर इसकी पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो पोटेशियम साइनो एसीटेट प्राप्त होता है। इस पोटेशियम साइनो एसीटेट रिएजेंट को एथिल अल्कोहल और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जल के साथ गर्म करते हैं। इसको जल ऊष्माक पर रखकर इसको गर्म करते हैं। तो जल ऊष्माक पर रखकर गर्म करने से हमें ये डाइथाइल मेलोनेट प्राप्त हो जाता है। मेलोनिक एस्टर के संश्लेषण के उपयोग, मेलोनिक एस्टर के संश्लेषित जो उपयोग है उनके लिए जो मेन रिएक्शन है वो 3 है मेन रिएक्शन। इस 3 रिएक्शंस के द्वारा ही मेलोनिक एस्टर से हम कई दूसरे कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण कर सकते हैं। क्या है 3 मेन रिएक्शन? आइए वो देखते हैं। पहली रिएक्शन है सोडियम लवण का निर्माण। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो डाइथाइल मेलोनेट है इसका सोडियम लवण बनाना होता है। इसके लिए हम इसकी रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड से करते हैं जिससे इसमें से ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है और हमें प्राप्त होता है इसका सोडियम सॉल्ट। किसका? डाइथाइल मेलोनेट का या मेलोनिक एस्टर का सोडियम सॉल्ट प्राप्त होता है जो कि रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये जो CH- बना है ये और यहाँ पे CO है, इसके साथ रेजोनेंस करता है अगर तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू कार्बन एटम। कार्बन से ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है, कार्बन पर पॉजिटिव ऑक्सीजन पर नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेज में यहाँ पर ये दूसरा कार्बोनिल ग्रुप है, इसके साथ रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ जो बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो जाएंगे, कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस कार्बन एटम से, यहाँ पर चूंकि डबल बॉन्ड है इसलिए ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होने के कारण यहाँ पर प्लस होने के कारण यहाँ पर ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफ़र करेगा, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये तीसरा स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी कि रेजोनेंस यहाँ पर जो इनोलेट आयन बना है उसका रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइजेशन हो जाता है और फर्स्ट स्टेप में हमें सोडियम सॉल्ट प्राप्त होता है इनोलेट आयन का। अगर मान लीजिए मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन अगर हम 2 मोल सोडियम इथॉक्साइड से कर दें तो हमें इसका डाइसोडियो मेलोनिक एस्टर प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर डाइसोडियम सॉल्ट प्राप्त होता है। दूसरी जो मेन रिएक्शन इसमें कि ये जो डाइसोडियो मेलोनिक एस्टर हमको प्राप्त हुआ है इसकी रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं तो एल्किल हैलाइड में R वाला पार्ट होगा प्लस पार्ट और X वाला होगा माइनस पार्ट, क्योंकि X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन R। तो इस पर आंशिक धन चार्ज आएगा, इस पर आंशिक ऋण चार्ज आएगा, तो प्लस वाला पार्ट ऐड हो जाएगा माइनस पर जाकर और माइनस वाला पार्ट ऐड हो जाएगा प्लस पर जाके, यानी कि इसमें से माइनस NX बाहर निकल जाएगा
और हमें प्राप्त हो जाएगा RCH COC2H5 प्रतिस्थापी मेलोनिक एस्टर। जब हम इसका फिर थर्ड स्टेप है जल अपघटन करेंगे, किसके द्वारा 50% KOH के साथ उबालकर हम इसका जल अपघटन करते हैं और साथ ही हम इसमें फिर बाद में डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं। तो जल अपघटन से यहाँ से 2 मोल C2H5OH के बाहर निकल जाएंगे, यानी इथाइल एल्कोहल के 2 मोल बाहर निकल के, और यहाँ पर जो एस्टर है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, हमें प्रतिस्थापी मेलोनिक अम्ल प्राप्त होगा। इस प्रतिस्थापी मेलोनिक अम्ल को अगर हम गर्म कर देते हैं तो इसमें से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकल जाता है और मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो इन तीनों अभिक्रियाओं का उपयोग करके हम मेलोनिक एस्टर से कई सारे यौगिक जैसे कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोनिक एसिड, एमिनो एसिड्स और कई दूसरे कंपाउंड जैसे कि साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, इन सब का विरचन हम आसानी से कर सकते हैं। इसको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में सबका विरचन किस तरह से करते हैं उसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। धन्यवाद।